Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science और आज हम करेंगे क्विज क्लास 41 और आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 2018 के क्वेश्चंस के ऊपर बेस करके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है एसर्टेशन रीजन। एसर्टेशन है an election commissioner cannot be removed from office except on the recommendation of the chief election commissioner of India। जो इलेक्शन कमिश्नर है उसे हम पद से नहीं हटा सकते, कैन नॉट बी रिमूव नहीं कर सकते उसके ऑफिस से, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के बिना हम उसे अपने पद से रिमूव नहीं कर सकते। रीजन क्या है? ही और सी इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कारण क्या है? क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो है फॉल्स, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड दैट वी मस्ट डील वाइजली विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? We need to work harder and more consistently to assist India while negotiating our friends in Pakistan। किसने कहा है कि हमको वाइजली मतलब अच्छी तरह से बुद्धिमत्ता के साथ सबसे बड़े जो डेमोक्रेसी है उसके साथ डील करना चाहिए? हमें we need to work harder, हमें बहुत हार्ड काम करना होगा कंसिस्टेंटली असिस्ट इंडिया को असिस्ट करने के लिए, उसके साथ साथ while not negotiating our friends in पाकिस्तान, पाकिस्तान को नेगोशिएट ना करके। किसने कहा है? कोलिन पावेल, ऑप्शन 2 निकोलस बर्न्स, ऑप्शन सी डेविड सी मूलफोर्ड एंड ऑप्शन डी हेनरी किसिंगर। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कोलिन पावेल। ओके, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो लोकसभा के स्पीकर है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना होगा। फर्स्ट है शिवराज भी पटेल, ऑप्शन 2 सोमनाथ चैटर्जी, ऑप्शन 3 मोहन मनोहर जोशी, ऑप्शन 4 एन संजीवा रेड्डी। ओके, सो सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे एन संजीवा रेड्डी, उसके बाद शिवराज भी पटेल, उसके बाद मनोहर जोशी एंड लास्ट में थे सोमनाथ चैटर्जी। सो राइट आंसर इज 4 1 3 2, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डुअल सिटीजनशिप, नेशनल सिटीजनशिप एंड स्टेट सिटीजनशिप? कौन से देश के पास नेशनल और स्टेट सिटीजनशिप, मतलब एक तो आप देश के नागरिक होंगे, दूसरे उस राज्य के नागरिक होंगे, किस देश में है? ऑप्शन 1 है स्विट्जरलैंड एंड यूएसए, ऑप्शन 2 इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, ऑप्शन 3 यूएसए एंड यूके एंड ऑप्शन 4 इंडिया एंड यूएसए। सो राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड एंड यूएसए। इन दोनों कंट्री में नेशनल सिटीजनशिप एज वेल एज स्टेट सिटीजनशिप है। सो राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट करेक्ट? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए, कौन सा गलत है आपको बताना होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आर्टिकल 51A पार्ट 4A में है। 2 में क्या बताया गया है? द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव टू बी फुलफिल्ड एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया। सो फंडामेंटल ड्यूटीज वो फुलफिल करना होगा हर नागरिक जो देश में रहते हैं उनके लिए। नेक्स्ट, द 11th फंडामेंटल ड्यूटी was added by 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2006। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है कि 6 से 11 साल के 14 साल के बच्चे को एजुकेशन
देना पेरेंट्स का कर्तव्य है, वो ऐड हुआ है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 में। सो यहाँ पर करेक्ट नॉट करेक्ट बोला गया है। सो नॉट करेक्ट ऑब्वियसली 4 वाला 2006 में नहीं है। नेक्स्ट और कौन सा गलत है यहाँ पर, और जो गलत है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज फुलफिल्ड बाय एवरी पर्सन। सो ये दोनों गलत है। सो राइट आंसर है ऑप्शन 3 एंड 4, ये दोनों रॉन्ग है, नॉट करेक्ट है। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर एक तरफ है प्रोपोनेंट और दूसरी तरफ है कॉन्सेप्ट, इन दोनों को मैच करना होगा। प्रोपोनेंट कौन कौन है? एसपी हंटिंगटन, ऑप्शन 2 है रॉबर्ट डल, ऑप्शन सी है केनेथ बोल्डिंग, ऑप्शन डी है फर्डिनेंड डी कार्डोसो। कॉन्सेप्ट क्या है? एसोसिएटेड डेवलपमेंट डिपेंडेंट। सेकेंड कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल स्टिमुलेशन, थर्ड कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल डीके एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट है पॉलियार्कियल डेमोक्रेसी। सो हंटिंगटन का कॉन्सेप्ट का क्या है? हंटिंगटन का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उनका कॉन्सेप्ट क्या है? पॉलिटिकल उनका जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉलिटिकल डीके। रॉबर्ट डाल का क्या है? पॉलियार्कियल डेमोक्रेसी। केनेथ बोल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? केनेथ बोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉलिटिकल स्टिमुलेशन। एंड कार्डोसो का जो कॉन्सेप्ट है वो है एसोसिएटेड डेवलपमेंट डिपेंडेंट। सो राइट आंसर इज 3, 4, 2, 1. Option 2 is the right answer. Next question. Which committee recommended united grading structure for the British Civil Service? किस कमिटी ने रिकमेंड किया था यूनाइटेड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर, जो ग्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए? ऑप्शन है मैग्रेगो, ऑप्शन 2 है मास्टरमैन, ऑप्शन 3 है फुलटन एंड ऑप्शन डी है एस्टन। सो राइट आंसर होगा फुलटन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। Who among the following firmly believed that the periodic communitarian correction is required because liberalism is a self-serving doctrine? So, who among the following, किसने firmly विश्वास किया था that जो पीरियोडिकल कम्युनिटेरियन करेक्शन है, जो पीरियोडिक मतलब पीरियोडिकली जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, कम्युनिटेरियन करेक्शन इज रिक्वायर्ड बिकॉज ये जरूरत क्यों है? क्योंकि लिबरलिज्म इज अ सेल्फ सर्विंग डॉक्ट्रिन, ये एक सेल्फ सर्व करता है। ओके, राइट ऑप्शन देख लेते हैं। रॉबर्ट नोजिक ने कहा था, डॉर्किन ने कहा था, जॉन रॉल्स ने कहा था, या एम वॉल्जर ने कहा था। सो राइट आंसर है एम वॉल्जर। राइट आंसर है ऑप्शन 4 is the right answer. So today's video यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। I hope it is enough for today's class. So thank you. Keep on watching and keep on learning.